सुबह के नाश्ते का समय हो गया था पर अबीर वहां मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर दादीसा और केत की बुआ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दादीसा ने नैना से पूछा, अबीर कहाँ है? नैना का सारा ध्यान प्रतिष्ठा पर था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर केत की बुआ ने दादीसा से कहा, रहने दो मासा, इनसे क्या पूछना अबीर के बारे में, पति के बारे में पत्नी को पता होता है। ये अगर अबीर की पत्नी होती तो अबीर अद्रिका के पास ना जाता। साफ तौर से केत की बुआ ने ना तो सिर्फ नैना को खरी खोटी सुनाई बल्कि अबीर और नैना के रिश्ते पर उंगली उठाई। पर इन सब के बावजूद नैना ने उन्हें नजरअंदाज किया। पर तभी वहां अबीर आया। अबीर के साथ वकील और चंद्रशेखर जी समर्थ और सिंह परिवार का वकील मौजूद था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ क्यों है। दिग्विजय जी ने अबीर से पूछा, ये वकील साहब यहाँ क्यों है? अबीर ने अपने वकील की तरफ देखा तो वकील ने आगे आकर कहा, हुकुम सा, गुड़िया का केस हार गए हैं, अब से उनकी कस्टडी सिंह परिवार के पास होंगी, ये सब उन्हें लेने आए हैं। क्या? अबीर केस हार गया? दिग्विजय जी के साथ सभी शौक में थे। चंद्रशेखर जी के वकील ने कहा, देखिए जिस तरह से हुकुमसा और उनकी पत्नी के बीच गंभीर माहौल है, उसको ध्यान में रखकर कोर्ट ने फैसला किया है। दिग्विजय जी को परेशान देखकर देवकी जी ने उनसे कहा, सोच क्या रहे हैं? भेज दीजिए गुड़िया को सिंह परिवार के साथ। दिग्विजय जी ने देवकी की तरफ देखा और कहा, गुड़िया के नाम के आगे आज भी शेखावत नाम जुड़ा है। देवकी जी ने रोते हुए कहा, कल जो कुछ हुआ उसके बाद शेखावत खानदान का नाम बचा ही क्या? दादीसा ने कुर्ते हुए नैना की तरफ देखकर कहा, ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। जब से ये मनहूस घर आई है, सब कुछ बिगड़ रहा है। दादीसा, अबीर ने गुस्से में पुकारा जिससे सभी सहम गए। अबीर ने आगे कहा, मैं खामोश हूं तो इसका फायदा नहीं उठाए तो बेहतर होगा। दादीसा के दिल में नैना के लिए नफरत बढ़ गई थी। देवकी जी के कहने पर प्रतिष्ठा का सामान बांध दिया गया था। प्रतिष्ठा ने रोते हुए नैना का आंचल पकड़ते हुए कहा, नहीं मासा, हमें आपके और बापू सा के साथ रहना, हमें कहीं नहीं जाना, हमें मासा चाहिए। चंद्रशेखर जी ने गुड़िया से कहा, प्रतिष्ठा रोते नहीं, हम तुम्हारे नानू तुम्हें अपने घर ले जाने आए हैं, तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। हमें मासा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रतिष्ठा ने रोते हुए कहा। नैना का दिल बहुत रो रहा था, उसने बहुत काबू किया हुआ था। नैना ने अपनी बच्ची को गोद में उठाकर दिग्विजय जी से कहा, आपने तो हमेशा हमें अपनी बेटी कहा है, तो आप कुछ तो कहिए। दिग्विजय जी ने गहरी सांस ली और चंद्रशेखर जी को देखा। दिग्विजय जी ने चंद्रशेखर जी से कहा, चंद्रशेखर, मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम गुड़िया को नहीं बल्कि नैना को भी यहाँ से लेकर जाओ। उनकी बात सुनकर सब हैरान हुए। चंद्रशेखर जी ने नैना से कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे घर आओ। ताऊ सा, नैना कहीं नहीं जाएगी, अबीर ने फैसला सुनाते हुए कहा। उसकी बात काटकर नैना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। केत की बुआ ने मन ही मन कहा, अच्छा है, जाओ, बहुत जल्द अद्रिका इस घर की बहू बनकर आएगी। अबीर ने नैना की तरफ देखा और उसे मना करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? नैना ने श्री से कहा, हमारा सामान बांधने में मदद कर दो। इतना कहकर नैना प्रतिष्ठा को वही छोड़कर कमरे में गई। श्री नैना के पीछे जाने लगी तो अबीर ने उसे रोक दिया और वो खुद नैना से बात करने चला गया। दादी सा को डर था कि नैना यही रुक जाएगी। आधे घंटे बाद नैना सामान लेकर नीचे आई। उसके चेहरे के भाव काफी शांत थे। वही अबीर के चेहरे पर अब भी गुस्सा भरा हुआ था। अबीर ने नैना को धमकाकर कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो सोच लेना। क्यों नहीं जाऊं? आज तक आपने मुझे दिया ही क्या? नैना ने एकदम से अपना बैग जमीन लेर पटक कर कहा। नैना के इस बर्ताव से सब हैरान हुए। अबीर ने उससे कहा, तुम्हें नाम दिया, इज्जत दी, परिवार दी, ऐश और आराम दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? छुटकारा, नैना ने एक शब्द में कहा और फिर वो दादीसा और केत की बुआ की तरफ आंखें दिखाकर बोली, आपने मुझे नाम दिया, परिवार दिया, इज्जत दी, पर इन दो बुढ़िया ने हमेशा मेरा नाम खराब किया और इन दोनों ने मुझे कोई इज्जत भी नहीं दी।
ऐश और आराम की मैं क्या चटनी बनाऊंगी। खुद के लिए बुढ़िया सुनकर केत की बुआ और दादी सा गुस्से से तिलमिला गई। केत की बुआ गुस्से में बोली, नैना, घर में सब आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। आवाज नीचे। नैना ने उन्हें उंगली दिखाकर कहा, मैं कोई तुम्हारी बहू नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। ऐसी आवाज अपनी बहू अद्रिका के सामने निकालना, वरना मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा आपकी जुबान सलाखों में पीछे लगाने में। केत की बुआ नैना के इस रूप से एकदम डर गई। नैना ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा और अपना बैग उठाकर समर्थ के पास आकर बोली, चलिए समर्थ भाई सा, हम चलते हैं यहाँ से। मैं अपनी बेटी पर इन 2 मनहूस बुढ़िया की परछाई भी पड़ने ना दूं। समर्थ तो जैसी किसी झटके से बाहर आया हो, उसने नैना का सामान लिया और प्रतिष्ठा को लेकर कार में बिठा दिया। नैना ने दिग्विजय जी और देवकी जी के पैर छूकर कहा, भगवान गवाह है कि आपको अपने सगे माँ बाप की जगह पर रखकर मैंने प्यार किया, पर अब आशीर्वाद दे, आगे का सफ मुझे अकेले तय करना है। दिग्विजय जी और देवकी जी ने उसे आशीर्वाद दिया तो दादी सा ने अपनी छड़ी उठाकर उस पर वार करते हुए बोली, आशीर्वाद तो मैं तुझे देती हूँ। कहकर वो उसे मारने वाली थी कि उससे पहले नैना ने उनकी छड़ी पकड़ी और उसे तोड़कर जमीन पर फेंकते हुए बोली, दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो इस छड़ी की जगह तुम नजर आओगी बुढ़िया। कहकर उसने दादी सा और केत की बुआ को उंगली उठाई और वहां से जाने लगी। मीराक्ष, अध्ययन, बालीश्री और वहां मौजूद लोग सबका कलेजा मुंह को आ गया था। आज नैना ने पहली बार अपनों से बड़े से इतनी बदतमीजी से बात की, उनका अनादर किया। चंद्रशेखर जी नैना को लेकर वहां से चले गए। दादी सा ने दिग्विजय जी से गुस्से में कहा, देख लिया कैसी लड़की लेकर आया था तू अबीर के लिए, कैसे उसने बेइज्जती की मेरी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। दिग्विजय जी ने कहा, हाँ देखा मैंने उसने क्या किया और आपने और केतकी ने उसके साथ क्या क्या किया। दिग्विजय जी अब भी नैना के सपोर्ट में थे। मीराक्ष ने गहरी सांस लेकर केत की बुआ से कहा, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, पर आप इतना कुछ हो जाने के बावजूद भाभी सा को सुना रही थी। अरे आखिर गलती क्या है उनकी। हवेली में इतना तमाशा होने के बाद मीराक्ष ने गहरी सांस लेकर केत की बुआ से कहा, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, पर आप इतना कुछ हो जाने के बावजूद भाभी सा को सुना रही थी। अरे आखिर गलती क्या है उनकी। इस पर दादी सा ने सबके सामने मीराक्ष पर हाथ उठा दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दादी सा ऐसा कुछ करेगी। दादी सा ने बौखलाते हुए कहा, कल की आई 2 टके की छोरी, मुझे इतना कुछ सुना गई और तुम सब सुनते रहे। शेखावत का खून क्या इतना कमजोर पड़ गया। केत की बुआ ने अपनी दादी सा को शांत करते हुए बाली से कहा, जाओ जाकर पंडित को लेकर आओ, अबीर और अद्रिका की शादी की तारीख तय करनी है। कहकर वो दादी सा को लेकर कमरे में गई। अध्ययन मीराक्ष को लेकर रूम में गया और उसे डांट लगाकर कहा, क्या जरूरत है तुझे दादी सा से ऐसी बात करने की। इस घर में सब अंधे बन सकते हैं पर मैं नहीं, मैं अबीर भाई सा का घर टूटते नहीं देख सकता। दादी सा हर बार नैना भाभी सा को बदतमीज कहती है और आज उन्होंने बदतमीजी की झलक दिखा भी दी है। मीराक्ष ने अध्ययन से नाराज होकर कहा। अध्ययन ने बाहर हुए हंगामे के बारे में सोचा और कहा, हाँ वाकई में नैना भाभी सा ने गुस्से में दादी सा को करारा जवाब दिया है। अब जवाब अद्रिका को देना होगा, मीराक्ष ने कहा। अध्ययन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मीराक्ष कुछ कहता उससे पहले अबीर ने आकर कहा, यही कि अद्रिका मेरे साथ क्या कर रही थी। अध्ययन और मीराक्ष ने अबीर को देखा जिसका चेहरा काफी सख्त था। कुछ ही देर में वहां पंडित जी आकर प्रताप खानदान की बेटी अद्रिका के साथ अबीर की शादी की डेट निकाल रहे थे। पंडित जी ने कहा, 2 दिन बाद का मुहूर्त काफी अच्छा है। ये सुनकर दादी सा ने प्रताप खानदान के साथ अबीर का रिश्ता जोड़ लिया। दादी सा अद्रिका को मिठाई खिला रही थी कि अबीर की कड़क आवाज आई, रुक जाइए। सब ने अबीर को सवालिया नजरों से देखा। अबीर ने अद्रिका से कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अद्रिका तो अबीर के एक्सप्रेशन से ही डरकर केत की बुआ को देखने लगी। केत की बुआ ने अबीर से कहा, अबीर शादी के बाद वो तुम्हारी हो जाएगी, जितना मन हो उतनी बातें कर लेना। अबीर ने केत की बुआ की तरफ बिना देखे कहा, मुझे अद्रिका से जरूरी सवाल करने हैं।
अगर वो मेरे साथ बात नहीं करना चाहती है तो यही मेरे सवालों का जवाब सबके सामने दे। अद्रिका डर से सिमटने लगी थी। दादीसा ने देखा कि अबीर कुछ ज्यादा सख्ती दिखा रहा है तो उन्होंने अबीर से पूछा, अबीर क्या है? कैसे सवाल पूछना है तुम्हें? अबीर ने दादीसा को इग्नोर कर अद्रिका से पूछा, क्यों आई तुम मेरे पीछे? 2 मिनट तक तो कोई समझ नहीं पाया। अबीर ने आगे दांत पिसकर पूछा, जब मेरा सर भारी था तो क्यों आई मेरे पीछे? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखने आई थी, अद्रिका ने धीमी लफ्जों में कहा। मैं क्या तुम्हें छोटा बच्चा नजर आता हूँ? मेरी खराब हालत देखकर क्यों नहीं बुलाया तुमने मिराक्ष अध्ययन या बाली को? क्यों मेरे करीब आई? मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था तो कमरे का दरवाजा बंद कैसे हुआ? अबीर ने चिल्लाते हुए अद्रिका से सवाल किया। अद्रिका, अद्रिका, अद्रिका क्या हुआ तुम्हें? श्री ने अद्रिका को हिलाते हुए पूछा। अद्रिका होश में आई और सामने देखा तो श्री उसे मिठाई खिला रही है। उसने पूरे लिविंग एरिया में देखा, अबीर मिराक्ष अध्ययन बाली वहां कोई नहीं था। अद्रिका ने मन ही मन कहा, हे भगवान, खुली आंखों से इतना भयानक सपना। ऊपर वाला करे कि अबीर मुझसे कोई सवाल ना करे और 2 दिन में शादी निपट जाए। सिंह हवेली में समर्थ ने वंदना से कहा, तुम यकीन नहीं करोगी, आज नैना ने गुस्से की सारी मर्यादा लांघ दी और दादीसा और केत की बुआ पर प्रचंड प्रहार किया है। समर्थ ने शेखावत खानदान में हुई सारी घटना बता दी। वंदना जी ने नाराजगी से कहा, वो तो करेगी ही, एक तो अजनबियों के बीच उस बेचारी की जबरदस्ती शादी करवा दी, पर नैना जीजी सारे रिश्ते संभाल रही थी। बदले में दादीसा और बुवासा ने उन्हें जलील किया और अब उनकी आंखों के सामने उनके पति को किसी और के साथ शादी के बंधन में बांध रही है। अब ऐसे में एक पत्नी कितना बर्दाश्त करेगी? समर्थ ने लंबी सांस लेकर कहा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। पहले तो मुझे मान्या जीजी की परछाई नैना में दिखाई दी, पर आज जो हुआ उनके साथ हुआ, उसे देखकर मेरा खून खौल गया। वही एक कमरे में प्रतिष्ठा ने नैना से पूछा, हम बापूसा के साथ कब रहेंगे? नैना ने उससे पूछा, तुम्हें तो मेरे साथ रहना था तो अब क्या हुआ? प्रतिष्ठा बोली, मुझे आप दोनों चाहिए, हैप्पी फैमिली। नैना ने मुस्कुरा के उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा, अपनी मासा पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कहकर उसने उसे गले लगाया और कहा, पर आपको वादा करना होगा कि आप ये बात किसी से नहीं कहेगी। मासूम प्रतिष्ठा ने वादा कर दिया। वही दादीसा ने अबीर से कहा, तुम दोनों जाकर शादी की शॉपिंग करके आओ। दादीसा की बात से सबको हैरानी हुई क्योंकि वो ऐसे खुले विचारों की महिला नहीं थी। केत की बुआ ने दादीसा का साथ देते हुए कहा, हाँ, दोनों जाओ और खूब सारी बातें करो, शॉपिंग करो। आखिर ये दिन है तुम्हारे एक साथ वक्त बिताने के। अद्रिका ने अबीर को डरते हुए देखा पर अबीर ने धीरे से उसे अपने साथ आने का इशारा किया। अद्रिका बहुत खुश हुई और अबीर के साथ चली गई। अध्ययन और मिराक्ष उनके पीछे जाने लगे तो दादीसा ने उन्हें रोकते हुए कहा, उनकी शादी होने वाली है, उन्हें अकेला छोड़कर घर की तैयारियों में ध्यान दो। इस बार अबीर की दुल्हनिया मैं चुनकर लाई हूँ, स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। अपना हुक्म सुनाकर दादीसा कमरे में चली गई। अबीर की कार सड़क पर दौड़े जा रही थी। अद्रिका चोर नजरों से अबीर को देख रही थी। अद्रिका अबीर से कुछ कहना चाहती थी कि तभी अचानक से अबीर ने गाड़ी में ब्रेक लगाया। अद्रिका ने सामने देखा तो उनके सामने कुछ गुंडे हाथों में हथियार के साथ मौजूद थे। अद्रिका ने परेशान होकर अबीर से कहा, अब क्या करे? ये सब कौन है? अबीर ने सामने गुंडों की फौज को देखते हुए कहा, रिश्तेदार तो ये है नहीं, जाहिर सी बात है लड़ने आए हैं तो लड़ो। कहकर अबीर गाड़ी से बाहर आया। कुछ ही देर में अबीर और उन गुंडों की लड़ाई शुरू हो गई। अद्रिका ने जल्दी से अपना फोन निकाला, पर ध्यान से देखा तो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अद्रिका ने देखा कि गुंडे अबीर पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो गाड़ी से बाहर आई। अबीर, अद्रिका ने चिंता भरी आवाज में उसे पुकारा, पर तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे कुछ सुंघा दिया। अबीर ने ये देखा तो सामने वाले गुंडे को जल्दी से घूसा मारा और अद्रिका के पास आया। अद्रिका तो होश संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई।
शाम हो गई थी। हवेली में अबीर और अद्रिका का कुछ पता नहीं चल रहा था। केत की बुआ ने परेशान होकर कहा, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? देवकी जी ने दिग्विजय जी से कहा, अबीर को फोन करे और पूछे कि वो कहाँ है। दिग्विजय जी ने परेशान होकर कहा, दोनों को काफी देर से फोन लगा रहा हूं, पर फोन दोनों का ही बंद आ रहा है। तभी सामने से अबीर और अद्रिका आते हुए दिखाई दिए। श्री ने जल्दी से कहा, भाई सा आ गए हैं। सब ने अबीर और अद्रिका को देखकर सवाल करने लगे कि उन्हें आने में देर क्यों हुई। अद्रिका ने परेशान होकर कहा, दरअसल रास्ते में कुछ दुश्मन मिल गए थे। अबीर उनसे लड़ने लगा, पर मैं जब अबीर की मदद करने गई तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, कहकर अद्रिका ने अपना सर पकड़ लिया। क्या गुंडे? और तुम्हें बेहोश किया? दिग्विजय जी ने हैरानी से पूछा और अबीर को सवालिया नजरों से देखने लगे। अभी अभी अस्पताल से इसे लेकर आ रहा हूं, सब कुछ ठीक है, कहकर अबीर वहां से अपने कमरे में चला गया। अद्रिका को अब भी डरा सहमा देखकर दादी सा ने नौकरों से पानी लाने को कहा। वो अद्रिका से बहुत प्यार करने लगी थी। अबीर अपने कमरे में आया जहां वो और नैना अक्सर लड़ा करते थे। आज उस कमरे में नैना के पायल का कोई शोर नहीं है और ना तो नैना है, जो हर वक्त अबीर से किसी ना किसी बात को लेकर शिकायत करती। अबीर नैना के ख्याल में गुमसुम होने लगा था। रात के वक्त अबीर खाना खाने नहीं आया तो केत की बुआ ने अबीर के लिए खाना अद्रिका के हाथ भेजवाया। अद्रिका खाना लेकर अबीर के कमरे के दरवाजे पर आई। अद्रिका जैसी ही कमरे में कदम रखने वाली थी वैसी ही अबीर की तेज आवाज आई, खबरदार जो एक कदम भी बढ़ाया इस कमरे में तो। अद्रिका उसकी आवाज सुनकर कांप गई। अबीर उसके सामने आया और उसे घूर कर देखने लगा। वो अद्रिका से नफरत नहीं करना चाहता था, पर जिन लोगों को वजह से वो नैना से दूर है उन लोगों से वो नफरत करने लगा था। अनजाने में नैना उसे प्यार और नफरत दोनों सिखा कर चली गई। अबीर की घूरती नजरों को देखकर अद्रिका ने हकलाते हुए कहा, अबीर, मैं खाना लेकर आई तुम्हारे लिए। अबीर की आंखें और छोटी हो गई। उसने अद्रिका पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा, खाना लाई हो या फिर अब इसकी आड़ में कोई नई साजिश को अंजाम देने के इरादा है? अबीर, तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों करूंगी साजिश, बल्कि मैं तो खुद साजिश का शिकार। अद्रिका ने इतना कहा ही था कि अबीर ने वो खाने की थाली जोर से फेंक दी। लिविंग रूम में थाली गिरने की बड़ी जोरदार आवाज हुई जिससे सभी कांप गए। अबीर ने अद्रिका पर चिल्लाते हुए कहा, इससे तो मुझे जहर खिला दिया होता। दादी सा और केत की बुआ जो नीचे मौजूद थी वो टेंशन में आ गई। दिग्विजय जी ने मन जी मन कहा, अबीर का गुस्सा सिर्फ नैना संभाल सकती है, कोई और नहीं। अबीर ने अद्रिका पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम जबरदस्ती की बीवी बन जाओगी, पर असल मायने में मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। तो कमरे में अपने कदम रखने के बारे में भूल जाओ। अबीर, अद्रिका के आंखों में आंसू आ गए थे। अबीर ने अद्रिका से गुस्से में कहा, मेरी पत्नी नैना के आंसू की किसी ने कदर नहीं की तो भूल जाओ कि मैं किसी के आंसू की कदर करूंगा। अब भी वक्त है, अपने कदम पीछे कर लो, क्योंकि मुझे झेलना तुम्हारे बस की बात नहीं, कहकर उसने अद्रिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अद्रिका ने अपनी बेइज्जती के चलते मुट्ठियां भीज ली और अपने आंसू पोंछकर खुद से कहा, इस बेइज्जती की कीमत तुम्हारी नैना ही चुकाएगी, कहकर वो नीचे चली गई। अद्रिका ने किसी से कुछ कहा नहीं और वो सीधे महल से बाहर चली गई। बाली ने मिराक्ष से कहा, ऐसी सूखी रोटी हजम नहीं हो रही थी। भाई सा ने तो तड़का दे दिया। मिराक्ष मुस्कुराया और कहा, उम्मीद है कि ये तड़का इसे जिंदगी भर याद रहे। रात के 11 बजे नैना प्रतिष्ठा को सुला चुकी थी और बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई बालकनी में आ रहा है। उसे नीचे देखा तो एक शख्स खिड़की से अंदर की तरफ आने के लिए दीवार पाइप के सहारे चढ़ रहा था। नैना ने ये देखकर डर गई। चोर चोर चोर, कहकर वो कमरे के अंदर भाग गई। इससे पहले कि वो कमरे का दरवाजा खोलती उससे पहले उस शख्स ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। नैना की आंखें बड़ी हो गई और वो खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगी। नैना इस वक्त हाथ बांधे अपने सामने अबीर को देख रही थी, जो चोरी छिपे बालकनी से कमरे के अंदर आया था। अबीर ने अपनी नजर चुराते हुए पूछा,
अब ऐसे क्या देख रही हो? अबीर सिंह शेखावत, राजस्थान के हुकुम सा, दुश्मनों के लिए राउडी, आज खुद चोरों की तरह बालकनी से अंदर आए हैं। वाकई क्या शानदार नजारा है, कहते हुए नैना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अबीर ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें इतने फोन कॉल किए, पर तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। सवाल जवाब के लिए हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? नैना ने कहते हुए अपनी नजर फेर ली। अबीर जानता था कि नैना उस पर विश्वास नहीं कर रही है। अबीर ने उससे पूछा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे अलावा अदरी का कोडोट? कहते हुए अबीर खुद चुप हो गया। जो शब्द उससे बोले नहीं जा रहे थे करने की तो वो सोच नहीं सकता। नैना की आंखें नम हो गई थी। उसने भरे गले से कहा, अद्रिका आपकी बचपन की दोस्त है, तो आप अपना रिश्ता लेकर रजनी के घर क्यों गए? अगर आप रजनी के घर ना जाते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। नैना उस दिन को कोस रही थी जब वो अबीर से मिली और उन दोनों की शादी हुई। अबीर ने उससे कहा, कुछ नहीं हुआ है नैना, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? कहते हुए उसकी नज़र प्रतिष्ठा पर गई। प्रतिष्ठा सो रही थी। अबीर उसके पास गया और गहरी सांस लेकर प्रतिष्ठा के सर पर हाथ रखकर कहा, भगवान जानता है कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मैं प्रतिष्ठा की कसम पाकर कहता हूँ, मेरे और अद्रिका के बीच कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अबीर जी, नैना ने हैरानी से कहा। वो बड़ी आंखों से अबीर को देखने लगी क्योंकि वो जानती थी कि प्रतिष्ठा अबीर के लिए क्या मायने रखती है। नैना को अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। अबीर उसकी नजरों में बेगुनाह साबित हो गया था। अबीर नैना के पास आते हुए बोला, अब तो मान जाओ नैना। नैना ने उसे घूर कर देखा और एक थप्पड़ अबीर को लगाया। अबीर को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार था कि किसी ने अबीर पर हाथ उठाया हो, और अबीर अब भी खामोश रहा हो। नैना अबीर आगे आकर अबीर की कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर शिकायत करते हुए बोली, कसम खाने के जगह इतना सा बोल देते कि नैना मत जाओ छोड़कर, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अरे इतना सा बोल देते, नैना ने कहकर मासूम चेहरा बना लिया। अबीर ने नैना के छोटे से चेहरे को देखा और उसका चेहरा हाथ में लेकर कहा, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मत जाओ छोड़कर, वापस आ जाओ। हम अपने फार्म हाउस में रह लेंगे, सबसे दूर, सबसे अलग। पर तुम मत जाओ। इतना कहकर अबीर ने अपने होंठ नैना के माथे पर रख दिए। नैना तो आंखें बंद कर अबीर के सीने से लगकर रोने लगी। अबीर उसे शांत करा रहा था, पर अगले ही पल नैना ने अपने छोटे हाथ के मुक्के अबीर के सीने में मारने लगी। अबीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे जान से मारने का इरादा है क्या? मरे आपके दुश्मन। कहकर नैना फिर से अबीर से लिपट गई। अबीर की नज़र टेबल पर गई जहां खाना ढक कर रखा हुआ था। अबीर ने नैना को खुद से दूर कर पूछा, तुमने खाना नहीं खाया? नैना ने ना में सर हिलाकर कहा, भूख नहीं थी। अबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख है। कहकर अबीर बालकनी में गया और वहां से खाने का बैग लाकर नैना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज खाना सुनकर नैना की आंखें चमकने लगी। उसने जल्दी से बैग लिया और देखने लगी तो वाकई में अबीर होटल से गर्मा गर्म खाना लेकर आया था। कुछ देर बाद अबीर थाली में रखा हुआ खाना खा रहा था और नैना बड़े मजे से अबीर का लाया हुआ चाइनीज एंजॉय कर रही थी। अबीर नैना को देखकर खुश था। नैना ने खाते हुए कहा, अबीर जी ये मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। अबीर के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद 1 हफ्ते तक आपको घर में खाना बनाना पड़ेगा। नैना ने सीधा फरमान सुना दिया। क्या मैं और खाना? बिल्कुल नहीं, मैं अबीर सिंह शेखावत हूँ। मैं, उसने इतना कहा ही था कि नैना ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा। आपको जितनी राउडीगिरी दिखानी थी आप दिखा चुके। अब एक अच्छे पति बनकर, एक अच्छे डैड बनकर चुपचाप मेरे और प्रतिष्ठा के लिए 1 हफ्ते तक खाना बनाइएगा, वरना मैं प्रतिष्ठा को लेकर मायके चली जाऊंगी। नैना ने सीधे अबीर को धमकाते हुए कहा। अबीर को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी कोई इज्जत बची ही नहीं।
घर वाले सुनते नहीं, पत्नी सुनाना बंद नहीं करती। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। नैना ने अबीर से पूछा, तो आप कैसे खुद को साबित करेंगे? अबीर ने गहरी सांस ली और कहा, ये शादी तो होंगी नहीं, पर दादी और केतकी बुआ सा। अबीर ने इतना कहा ही था कि नैना मुंह बनाकर बोली, ना जाने पिछले जन्म में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस जन्म में मुझे ऐसी सास मिली। अबीर जो अब तक परेशान था उसकी हंसी छूट गई। अबीर को हंसता देखकर नैना ने जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रखा और कहा, क्या कर रहे हैं आप? चंद्रशेखर काकासा को पता चला तो फिर सारी हंसी गायब हो जाएगी। अबीर ने खुद को काबू किया और पूछा, तुम दादी सा और केतकी बुआ सा के बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हो? इस पर नैना अबीर से बोली, उन्होंने कौन सा अच्छा कर्म किया है जो मैं उनके बारे में अच्छा सोचूं? मुझे ताने सुनाए, सीढ़ी से धक्का दिया, मैंने माफ किया पर मेरे नजरों के सामने मेरे ही पति की शादी फिक्स कर दी, इसके लिए मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। अबीर ने नैना का चेहरा देखा, वाकई नैना के साथ गलत हुआ है। अबीर ने उसे अपने बाहों में भर लिया और कहा, मेरा साथ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नैना ने उससे पूछा, आपको ऐसा लगता है कि मैं वाकई में बदतमीज हूँ? मैं आपकी दादी और बुआ से तमीज से पेश नहीं आती और उनके साथ बदतमीजी करती हूँ, तो क्या मैं वाकई में गलत हूँ? अबीर ने नैना का सर सहलाते हुए कहा, अगर तुम उन्हें जवाब देती हो तो बदले में वो भी तो बुरा करती है। दुनिया में हर इंसान सीधा नहीं होता। और रही बात तुम्हारी, तो ये तुम्हारा अपना निजी फैसला है कि तुम किसके साथ कैसा पेश आती हो। नैना ने अबीर से कहा, ताऊ सा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, इसलिए मैं उनकी माँ और बहन की इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। वरना अबीर जी, आप जानते हैं कि मैं शहर से हूँ। शहर में वक्त गांव से बहुत आगे जा चुका है। वहाँ रिश्ते नहीं देखे जाते, सिर्फ गलत और सही देखा जाता है, और मैं भी कुछ कुछ वैसी ही हूँ। अबीर नैना की बातों को समझ रहा था। नैना यहाँ आकर सबके साथ घुल मिल गई, पर जब दादी और बुआ ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उसने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। अबीर ने उसे समझाते हुए कहा, समुद्र में कई सारे पत्थर और पानी होते हैं। पानी में जब तूफान उठता है तो पत्थर से बार बार टकराने की कोशिश करता है और हर बार पीछे हो जाता है, पर पानी के बार बार टकराने से पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो पत्थर छोटा होता है और ना वो पिघलता है, पत्थर के आकार में परिवर्तन नहीं आता। दूसरे शब्दों के कहे तो वो हर तूफान से लड़कर भी वैसा का वैसा रहता है। नैना अबीर की बातों को बड़े गौर से सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी। अबीर ने आगे कहा, मैं नहीं कहता कि तुम पत्थर बन जाओ, पर मैं ये कहूँगा तुम्हारा जो स्वभाव है उसे किसी भी परिस्थिति में मत बदलो। परिस्थिति के हिसाब से ढल जाओ, पर जब परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो तो सब वक्त पर छोड़ दो। नैना ने उससे कहा, मैं कोशिश करूंगी। अबीर ने सर हिलाकर उससे कहा, 2 दिन बाद शादी है। कल हल्दी मेहंदी संगीत है, मैं चाहता हूं तुम वहां आओ। अबीर जी, आप मुझे शादी में इनवाइट कर रहे हैं, मैं बता रही हूं, मैं आपकी दुल्हन का मुंह तोड़ दूंगी। नैना ने गुस्से में कहा, इसलिए तो बुला रहा हूं, तुम आओ और उसका मुंह तोड़ दो। कहकर वो नैना के साथ हंसने लगा। अगले दिन नैना प्रतिष्ठा को लेकर लिविंग एरिया में आई। शोभा जी ने नैना से पूछा, तुम ठीक हो ना नैना? नैना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काकी सा, मैं ठीक हूँ। मैं गुड़िया को उसके स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। चंद्रशेखर जी ने कहा, संभाल कर जाना। कुछ देर में नैना प्रतिष्ठा को लेकर उसके स्कूल चली गई। वापसी के दौरान उसकी कार को एक बार फिर कुछ गुंडों ने घेर लिया। नैना ने मन ही मन परेशान होकर कहा, अब ये कैसी मुसीबत है। नैना को जबरदस्ती कार से बाहर लाया गया। नैना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? उन गुंडों में से एक आदमी ने कहा, ज्यादा जुबान ना चलाओ हुकुमरानी सा, वरना वहां तुम्हारे पति की बारात निकलेगी और यहां तुम्हारी अर्थी। नैना ने उसकी धमकी सुनकर उसे ही धमकाते हुए कहा, अबे नामर्द आदमी, मुझ अकेली लड़की को घेर कर खुद मर्द समझ रहा है। जरा एक एक करके आओ सामने तो पता चलेगा कि किसकी अर्थी उठेगी। वाकई तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलती है, एक दूसरे गुंडे ने कहा।
और नैना को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। नैना ने उन गुंडों को धमकाते हुए कहा, अबे, कहती हूँ छोड़ दो, वरना मेरे अबीर जी को पता चला तो वो तुम सबको मारकर भी तुम्हारी अर्थी तक उठने नहीं देंगे। नैना की बातें सुनकर उन आदमियों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। एक आदमी ने वीडियो कॉल लगाया और सामने वाले से कहा, जी मैडम, काम हो गया। सामने से एक लड़की की आवाज आई, उसे अच्छे से बांध कर रखो, वो भागने में बहुत एक्सपर्ट है। जब तक ये शादी नहीं हो जाती वो लड़की किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। नैना बैक सीट पर बैठे हुए काफी देर से उस गुंडे की मोबाइल में झांकने की कोशिश कर रही थी, पर इससे पहले वो देख पाती फोन कट हो गया। शाम हो गई थी, पर सिंह भवन में नैना वापस नहीं आई थी। समर्थ प्रतिष्ठा को स्कूल से वापस घर ला चुका था। प्रतिष्ठा अब अपनी मासा के लिए रो रही थी। चंद्रशेखर काका से ने परेशान होकर कहा, नैना अब तक वापस नहीं आई, कहाँ गई होंगी? शोभा जी ने घबराते हुए कहा, ना जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। समर्थ और चंद्रशेखर जी को भी यही लगने लगा था। वंदना बोली, हमें लगता है कि अबीर भाई सा को इसकी खबर कर देनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ने मना करते हुए कहा, उसे क्या ही फिक्र होंगी नैना की, अगर फिक्र होती तो ये शादी ना करता। वंदना जी और शोभा जी ने कुछ नहीं कहा, पर इसके विपरीत समर्थ ने कहा, मुझे लगता है अबीर को खबर करनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो समर्थ ने आगे कहा, इस वक्त नैना की जान बचाना हमारा पहला फर्ज है। कहीं कुछ अनहोनी ना हो। अबीर नैना को प्रतिष्ठा की मां बनाकर घर लाया था, और बात प्रतिष्ठा की हो तो अबीर पूरा राजस्थान सर पर उठा लेगा, पर नैना को कुछ नहीं होने देगा। चंद्रशेखर जी को समर्थ की बात सही लगी। इस वक्त नैना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने अबीर तक खबर पहुंचा दी। अबीर को जैसी ही इस बारे में खबर लगी, वो अपने भाइयों के साथ बाहर निकल गया। घर के सभी सदस्य ने रोक कर पूछना चाहा, पर अबीर ने किसी को जवाब नहीं दिया। अबीर इस वक्त फुल स्पीड में कार चलाकर ब्रिजेश्वर के घर पहुंचता है। बाली ने अबीर से पूछा, आपको लगता है कि अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए ब्रिजेश्वर ये काम करेगा? अबीर ने उससे कहा, हालात यही इशारा कर रहा है, जाओ और पता लगाओ। बाली, मिराक्ष और उनके कुछ आदमी ब्रिजेश्वर के घर गए। वही कार में अध्ययन का फोन लगातार बज रहा था, और अध्ययन बार बार उस फोन को काट रहा था। अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, अध्ययन उठा लो फोन या तो इसे बंद करो। अध्ययन ने उस बजते हुए फोन को देखा और गुस्से में उठाते हुए कहा, किसकी मौत आई है? दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। मीरा ने ये सुनकर अध्ययन से कहा, हेलो अध्ययन जी, मैं बोल रही हूँ मीरा। तुम? अध्ययन ने थोड़ी हैरानी जताई और आगे कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? जब कोई बार बार फोन काटता है तो इसका मतलब उसे बात नहीं करनी। और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मीरा ने दबी हुई आवाज में कहा, अध्ययन जी, सवाल जवाब का समय नहीं है, अगर आप यहाँ जल्दी नहीं आए तो किसी का पत्ता कट जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? रखो फोन, मुझे जरूरी काम है, अध्ययन ने बिगड़ते हुए कहा और फोन काट दिया। मीरा की बात अधूरी रह गई। मीरा ने अपना फोन देखा जिसमें 20% चार्जिंग था। वही एक बंद कमरे में नैना कुर्सी से बंधी हुई थी। नैना ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने आंखें छोटी कर नैना से पूछा, तुमसे मतलब? मतलब है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी गालियां देता है, फिर भी तुम उसके लिए काम कर रहे हो, जबकि तुम इतने स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट हो। इसके बावजूद अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? अपने लिए इतनी सारी तारीफ सुनकर उस आदमी को काफी आश्चर्य हुआ। उसने नैना को सवालिया नजरों से देखकर पूछा, क्या सच में? नैना ने हाँ में सर हिलाया तो उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हमको मालूम है हम बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारा नाम सुंदर है। नैना ने उसे पुकारा, कहा, अब सुंदर भाई सा। तुम हमको भाई क्यों बोल रही हो? सुंदर ने मुंह बनाकर कहा, अब आप भी भारत में हो और मैं भारत में हूँ।
और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो मैं आपकी बहन और आप मेरे भाई, नैना ने छोटा लॉजिक दिया। सुंदर ने सर हिलाया तो नैना आगे बोली, मुझे पता नहीं है कि आप मुझे कितनी देर तक यहाँ रखोगे, पर जब तक रखोगे जिंदा रखोगे। प्लीज मुझे कुछ खाना खिला दो। मुझे भूख लगी है, नैना ने बच्चों की शक्ल बनाकर कहा। तो सुंदर ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ फिक्र मत करो लाते हैं। अब तुमने हमको भाई बोला है तो इतना तो करना पड़ेगा, कहकर वो वहां से चला गया। नैना ने परेशान होकर खिड़की के बाहर देखा तो उसे मीरा दिखाई दी। नैना ने आश्चर्य से पूछा, मीरा तुम यहाँ? मीरा खिड़की से उसे इशारे करने लगी। नैना रस्सी से बंधी होने के कारण उसके पास आ ना सकी। मीरा ने गुस्से में कहा, हे भगवान क्या करूं? ये अध्ययन जी भी ना एक नंबर के बेवकूफ है, और मुझे इस बेवकूफ से प्यार होना था, कहकर वो ये सोचने लगी कि नैना को कैसे बचाए। दूसरी तरफ काफी देर की पूछताछ के बावजूद ब्रिजेश्वर से कोई सुराग नहीं मिला। अबीर अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगा तो ब्रिजेश्वर ने अबीर से कहा, मैं दुआ करूंगा कि वो तुम्हें कभी ना मिले, और तुम्हें एहसास हो अपने को खोने का गम क्या होता है। बाली ब्रिजेश्वर को कुछ कहने वाला था पर अबीर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अध्ययन गाड़ी ड्राइव करते ये सोच रहा था कि मीरा आखिर कहना क्या चाहती थी। क्या वो किसी मुसीबत में है? अगर ऐसा है तो वो पुलिस को फोन करे। मीराक्ष का फोन अचानक गाड़ी में बजने लगा। मीराक्ष ने फोन उठाया और कहा, हाँ श्री, क्या भाभी सा मिली? क्या वो वापस आई? अरे नहीं भाई सा, बल्कि मीरा भी गायब है, श्री ने परेशान होकर कहा। क्या कहा मीरा गायब है? मीराक्ष ने एकदम से कहा तो अध्ययन ने अचानक ही ब्रेक लगाया। अबीर ने अध्ययन को फटकार लगाकर कहा, अध्ययन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मीराक्ष ने फोन काटकर सबसे कहा, मीरा गायब है, शाम को हमारे घर आने के लिए निकली थी पर पहुंची नहीं, देखमुख परिवार हमसे मदद मांग रहा है। अरे वो गायब नहीं हुई है, कुछ देर पहले उसका फोन आया था, अध्ययन ने खिंचते हुए कहा। सब लोग चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। बाली ने पूछा, भाई सा क्या कहा उसने? अध्ययन ने बताते हुए कहा, कहीं आने के लिए बोल रही थी, अगर नहीं आया तो पत्ता कट जाएगा, ऐसी कुछ बातें कह रही थी। अबीर ने घूरकर अध्ययन की ओर देखा और डांटते हुए कहा, तुमने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो, अगर हम वहां नहीं गए तो ना जाने उसके साथ क्या हो। अध्ययन के दिमाग की बत्ती अब जाकर जली कि मीरा उससे क्या कहना चाहती है। अध्ययन को अब बुरा लगने लगा कि आखिरकार क्यों उसने मीरा की बात नहीं सुनी। अगर मीरा को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ अध्ययन होगा। मीराक्ष अब कार ड्राइव कर रहा था और अध्ययन इस वक्त मीरा की लोकेशन पता कर रहा था। अबीर ने उससे पूछा, क्या कुछ पता चला? अध्ययन ने परेशान होकर कहा, नहीं भाई, अभी तक नहीं। अबीर खामोशी से कार के बाहर देखने लगा। तभी अध्ययन ने एकदम से कहा, मिल गया। मीराक्ष ने कार ड्राइव करते हुए कहा, कहाँ जाना है भाई, जल्दी बताओ। अध्ययन ने स्क्रीन पर देखा और आंखें छोटी करते हुए कहा, ये तो हमारी ही फैक्ट्री की लोकेशन पर है। पर ये हमारी फैक्ट्री के पास क्या कर रही है? अबीर ने उससे पूछा, कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हो? अध्ययन ने कहा, वो हमारी पुरानी फैक्ट्री जिसे हमने 6 महीने पहले बंद किया, जिसका रिपेयरिंग का काम अभी बाकी है। मीराक्ष ने उस तरफ कार घुमा दी। बाली ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, रात के 3 बज रहे हैं। अबीर ने परेशान होकर कहा, प्रतिष्ठा ने कुछ खाया नहीं है, मुझे जल्द से जल्द नैना को ढूंढकर प्रतिष्ठा के पास लेकर जाना है। वही फैक्ट्री में नैना ने खाना खा लिया था पर वो यहाँ निकलना चाहती थी। तभी उसे एक आवाज आती है, भाभी सा। नैना ने पीछे देखा तो वहां मीरा सफेद कपड़ों और खुले बाल के मौजूद थी। उसको देखकर नैना की चीख निकलने वाली थी पर वक्त रहते नैना ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। मीरा ने उससे कहा, भाभी सा, मेरे हुलिया पर मत जाइए। इसे डराकर मैंने बाहर सुंदर को बेहोश किया है और बड़ी मुश्किल से अंदर आई हूं। इतना कहकर मीरा ने नैना के मुंह से अपना हाथ हटाया। नैना बोली,
जल्दी मेरे हाथ खोलो। मीरा जल्दी से नैना के हाथ वॉल देती है। नैना मीरा को गले लगाकर कहती है, थैंक यू कि तुम आई। अब यहाँ से निकलना कैसे है? मीरा ने उसे सफेद कपड़ा देकर कहा, आपको भी मेरी जैसी चुड़ैल बनना है और सबको डराकर निकलना है। नैना जल्दी से अपना हुलिया बदल लेती है। कुछ देर में बाहर गुंडे दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं। बाहर से आवाज आने लगती है, हे, दरवाजा खोलो। कहीं वो भाग तो नहीं गई? मीरा जल्दी से वहां छिप जाती है। नैना वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और सामने का नजारा देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। सब भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं। अरे, शांत हो जाओ, ये सब इसका नाटक है, एक आदमी ने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगले ही पल नैना अपना सर ऊपर कर उसे देखती है। वहां मौजूद हर एक आदमी डर जाता है। नैना खड़ी होकर चुड़ैल की तरह हंसते हुए कहती है, क्या बात है, एक साथ इतने सारे आदमी? अच्छा है, अब सबका खून पीने में मजा आएगा। सरकार ये हमारा खून पिएगी, हमें बचाइए। अरे, अगले हफ्ते मेरी शादी है। ऐसे कहते हुए उसके सारे आदमी चिल्लाने लगते हैं। नैना आगे बोली, हाँ पीऊंगी, सबका खून पीऊंगी, कहकर वो हंसने लगती है। उसकी हंसी की आवाज से दो आदमी डर से भगा जाते हैं। वहां मौजूद आदमी, जिसका नाम काली था, जो उन सब का लीडर था, उसने नैना की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तू नाटक कर रही है। तभी दरवाजे के पीछे से हंसने की आवाज आती है। सब वहां देखते हैं तो मीरा डायन बनकर उनके सामने आ जाती है। अब तक काली को जो नाटक लग रहा था वो अब सच लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया था तो दूसरी कहां से आई? सब उस रूम से भागने लगते हैं। मीरा और नैना चुड़ैल डायन की तरह हंसते हुए कमरे से बाहर आती है। वो सारे आदमी डरकर गिड़गिड़ाते हैं, अरे, माफ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माफ करो, माफ करो, दूसरे ने रोते हुए कहा। काली तो हनुमान जाप करने लगा। इन सब के बावजूद जब कुछ ना हुआ तो काली ने डरते हुए बंदूक निकाली और सामने धमकाते हुए कहा, देखो, वही रुक जाओ वरना, कहकर उसने आंखें बंद कर गोली चलाई। भाभी सा, कहकर मीरा ने नैना को धक्का दिया। नैना और मीरा दोनों गिर पड़ी। नैना जोर से चीखी, मीरा। मीरा के बाजू से गोली छूकर निकली थी। उसका खून बह रहा था। मीरा ने रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। काली और उसके आदमी समझ गए कि जो अब तक भूत समझ रहे थे वो असल में एक नाटक था। काली ने अपने आदमियों से कहा, देख क्या रहे हो, पकड़ो इन चुड़ैल डायन की जोड़ी को। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे तो नैना गुस्से में उठी और उसने वहां पकड़ा एक रोड उठाया और अपने बाल लपेट कर बोली, आओ कमीनो, बताती हूं तुम्हें। काली के आदमी आगे बढ़ते हैं तो नैना अपनी पूरी जान से उनकी पिटाई करने लग जाती है। वही गोली की आवाज से बाहर एक साथ कई गाड़ियां रुक जाती है। हे भगवान, कहीं हुक्मरानी सा को कुछ हुआ ना हो, कहते हुए बाली बाकी के आदमियों के साथ बाहर आता है। अबीर अध्ययन मिराक्ष बंदूकें लेकर अंदर पहुंचते हैं। अंदर काली मीरा को बाल से पकड़ता और नैना को दिखाते हुए बोलता है, रुक जाओ वही, वरना ये लड़की आज जिंदा नहीं बचेगी। नैना देखा तो मीरा गन पॉइंट पर थी। नैना ने काली को धमकाते हुए कहा, अपनी बंदूक हटा लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? मैं हूं यहाँ का मालिक, काली ने नैना का मजाक उड़ाते हुए कहा तो अगले ही पल गन शॉट की आवाज हुई। मीरा, नैना ने डरते हुए पुकारा। पर अगले ही पल काली जमीन पर था। अपने हाथ को पकड़कर उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, कौन है रे? राउडी, कहते हुए अध्ययन आगे आया और उसे कॉलर से पकड़ लिया। ये अध्ययन ही था जिसने मीरा की जान बचाने के लिए काली के हाथ पर गोली चलाई। नैना जल्दी से मीरा के पास गई और बोली, मीरा क्या तुम ठीक हो? अबीर जल्दी से नैना के पास गया, नैना क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हें किडनैप? मीरा कैसे आए यहाँ?
अबीर के इतने सवाल को सुनकर नैना ने खिंचते हुए कहा, अबीर जी गाड़ी निकाले, मीरा को गोली लगी है, कहकर उसने मीरा का हाथ दिखाया। अबीर ने ये देखा तो मीरा को अपनी बाहों में उठाया और बाहर कार की तरफ लेकर गया। नैना पीछे की सीट पर मीरा के साथ बैठ गई। अबीर में गाड़ी चलाते हुए कहा, बाकी का काम मेरे भाई देख लेंगे, कहकर वो गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। अध्ययन ने मारकर मारकर काली को अधमरा कर दिया था। मीराक्ष ने अध्ययन को रोकते हुए कहा, भाई सा रुक जाइए। अबीर भाई सा इससे बाद में निपटने वाले हैं। अध्ययन काली को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसने जब गन पॉइंट पर मीरा को देखा तो वो एक पल को डरा और अगले ही पल उसकी आंखों में खून उतर आया था। बाली ने बाकी के आदमियों को पकड़कर बोला, इन सबको वहां लेकर जाओ, बाकी का काम भाई सा कर लेंगे। मीराक्ष ने मुश्किल से अध्ययन को छुड़ाया और अब काली उनकी गिरफ्त में था। सब लोग मीरा के लिए हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अबीर से कहा, किस्मत से गोली बाजू को छूकर निकली है, अभी इंजेक्शन दिया है इसलिए दर्द से बेहोश है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर अबीर और नैना को राहत मिली। अबीर के कहने पर मीरा को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। नैना वीआईपी वार्ड के सोफे पर बैठी थी। अबीर उसके सामने घुटने के बल बैठकर बोला, क्या हुआ था? मीरा तुम तक कैसे पहुंची? नहीं पता अबीर जी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, वो मुझे बचाने आई थी और खुद घायल हो गई, नैना ने उदास आवाज में कहा। अबीर ने उसे गले लगाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में मीराक्ष अध्ययन वहां आ गए। अध्ययन ने डॉक्टर से मीरा की कंडीशन के बारे में पूछा। डॉक्टर की बात सुनकर अध्ययन को मीरा के दर्द का एहसास होने लगा था। जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हो तो वो इंसान आपके दिल के बहुत करीब होता है। मीरा अध्ययन के दिल के करीब आ गई थी, जिसका एहसास अभी अध्ययन और मीरा को होना बाकी था। अबीर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया और वहां से 2 रिपोर्ट लाकर नैना को देते हुए कहा, मेरी बेगुनाही का सबूत है कि मेरे और अद्रिका के बीच कुछ नहीं हुआ। नैना ने उन दोनों रिपोर्ट को हैरानी से देखा। अबीर और अद्रिका की वर्जिनिटी रिपोर्ट थी। नैना ने शक जताते हुए पूछा, बेहोश आप थे ना कि अद्रिका? ये जानते हुए भी कि कुछ नहीं हुआ है, अद्रिका क्यों कर रही है ये सब? पास ही मौजूद अध्ययन और मीराक्ष ने उसे बताया, बचपन में अबीर और अद्रिका का रिश्ता तय किया गया था, पर अद्रिका जब राजस्थान से कुछ वक्त के लिए बाहर गई तो कोर्ट में गुड़िया का केस जीतने के लिए अबीर भाई सा ने आपकी दोस्त रजनी को चुना, पर भगवान का करिश्मा अलग ही था कि रजनी के जगह आप हमारी भाभी सा बन गई। हमें लगता है अद्रिका ने अबीर भाई सा को पाने के लिए ये किया है। नैना ने सब कुछ सुनकर मुट्ठी बना ली। अबीर ने उससे कहा, अभी हवेली चलकर सबसे बात करके ये शादी रोक देता हूँ। नैना ने मना करते हुए कहा, नहीं अबीर जी, आप शादी में जाइए और मंडप में बैठिए। क्या बकवास है? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं? अबीर को लगा कि नैना उस पर यकीन नहीं करती है। नैना ने उससे कहा, खुद से ज्यादा यकीन है आप पर, आप जाइए अपनी शादी की तैयारी करे, पर उस अद्रिका की बारात तो मैं ही निकलूंगी। कहते हुए नैना की आंखों में एक आग था। दोपहर का वक्त, अबीर दूल्हे के लिवाज में पूरी तरह तैयार था। उसने परेशान होकर मीराक्ष से कहा, नैना को सही सलामत यहाँ लेकर आना, मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। आप चिंता ना करें भाई सा, आप चलिए। अद्रिका की बारात की सारी तैयारी नैना ने कर ली है, मीराक्ष ने कहा। श्री ने मीराक्ष और अबीर से कहा, एक बार नैना भाभी सा इस घर में आ जाए तो बड़ी मासा की तबीयत में सुधार आ जाएगा। अबीर और अद्रिका के अनबने रिश्ते के वजह से देवकी जी की तबीयत टेंशन से खराब होने लगी थी। कुछ देर बाद एक साथ कई कार प्रतापगढ़ के लिए निकल गई। अद्रिका के घर को अच्छे से सजाया था, सारे मेहमान और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। पंडित जी ने अबीर के साथ पूजा की रस्म की और कन्या को बुलाने को कहा। अद्रिका दुल्हन के लिवाज में चलकर अबीर के पास आई, इससे पहले कि वो मंडप में अपना पहला कदम बढ़ाती। वहां एक सख्त आवाज आई, रुक जाइए पंडित जी। सब ने आवाज को सुनकर उस तरफ देखा तो वहां नैना खड़ी थी।
नैना को देखकर बुआ सा और दादी सा का मुंह बन गया। दादी सा ने नैना से गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? बुआ सा ने वहां खड़े आदमियों से कहा, इसे उठाकर बाहर फेंको। बुआ सा की बात सुनकर कुछ आदमी नैना की तरफ आगे बढ़े थे कि अबीर की सख्त आवाज पूरे माहौल में आई, अगर किसी ने उसे छुआ भी तो समझ लेना अबीर सिंह शेखावत की बंदूक की छुआ है। सारे आदमी वहीं रुककर अपने कदम पीछे लेने लगे, क्योंकि अबीर की बंदूक छूना मतलब मौत को आमंत्रण देना है। नैना मुस्कुराते हुए आगे आई और सबसे हाथ जोड़कर बोली, आप सब मेहमानों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। मैं नैना अबीर सिंह शेखावत, अबीर जी की पहली पत्नी, आप सब की हुक्मरानी सा हूं, और आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। आप जा सकते हैं। सारे मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। भुवनेश्वर ने नैना से गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? यहाँ मेरी बेटी की शादी चल रही है, तुम यहाँ आकर तमाशा कर रही हो। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तमाशा अभी किया नहीं है, जल्दी से मेहमानों को बाहर निकाले वरना आपकी बेटी का भरी महफिल में तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। दादी सा ने दांत पिसकर कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओगी तो तुम। केतकी जरा पुलिस को फोन तो लगाना, उन्होंने केतकी से कहा। अगले ही पल नैना वहां रखी एक कुर्सी पर किसी रानी की तरह बैठते हुए बोली, उंगलियों में दर्द होगा बुआ जी, रहने दीजिए, मैं पुलिस लेकर आई हूं। आपकी अद्रिका बहू की बारात निकालने। सब हैरानी से देखने लगे। अगले ही पल वहां 2 लेडी पुलिस अफसर और लेडी कांस्टेबल साथ एक मेल कांस्टेबल और एक पुलिस अफसर वहां मौजूद थे। इसी के साथ महिला मंडल भी मौजूद थी। अद्रिका के तो पसीने निकलने लगे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल जब उसने नैना को किडनैप कराया तो आज नैना उसके सामने कैसे आई। क्या उसके सारे आदमी पकड़े गए हैं? पुलिस की लेडी महिला ने आगे आकर कहा, देखिए मेरा नाम दीपा है, मैं यहाँ प्रतापगढ़ की इंचार्ज हूँ, और कानून के हिसाब से कोई पति अपने पत्नी के जिंदा रहते वक्त दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती है। केतकी बुआ सा ने साफ साफ कहा, हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानते हैं। तभी महिला मंडल से एक औरत आगे आकर बोली, कानून पति पत्नी का रिश्ता देखता है, आप जैसी सास किसी को चाहिए भी नहीं होंगी जो अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करे। भरी महफिल में केतकी बुआ की बेइज्जती हो गई। भुवनेश्वर जी ने कहा, देखिए दीपा जी, अबीर और अद्रिका का रिश्ता बचपन में तय हुआ था और आज उनकी शादी है। दीपा ने कहा, मिस्टर प्रताप, कानून बचपन में तय हुए रिश्ते नहीं देखता। हमारे पास सबूत है कि नैना जी अबीर सिंह शेखावत की पत्नी है, और अगर आप सब ने इनकी दूसरी शादी करानी चाही तो हमें आप सबको जेल लेकर जाना होगा। जेल का नाम सुनकर पूरे परिवार को डर लगने लगा और साथ ही बेइज्जती महसूस होने लगी। अद्रिका ने दीपा से कहा, पर अबीर और नैना का डाइवोर्स हुआ है। अद्रिका जैसी ही ये बात कहती है कि नैना और अबीर का डाइवोर्स हुआ है तो महफिल में जमा सारे मेहमान चौंक जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। अबीर और नैना खुद सवालिया नजरों से अद्रिका की तरफ देख रहे थे। दीपा जो नैना के सपोर्ट में आई थी उसने अद्रिका से सवाल किया, आपके पास सबूत है? अद्रिका नैना की तरफ देखकर बोली, हाँ, इनका डाइवोर्स पेपर सबसे बड़ा सबूत है, मैं अभी लेकर आई, कहकर वो कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद वो सारी रिपोर्ट सबके सामने करके कहती है, अबीर और नैना का डाइवोर्स हो गया है। दीपा गौर से डाइवोर्स पेपर देखती है। नैना दीपा के पास जाकर डाइवोर्स पेपर देखने लगती है, जिसमें नैना और अबीर के साइन दिखाए जा रहे थे। अबीर जो अब तक शांत बैठा हुआ था वो मंडप से निकलकर बाहर आया और दीपा के हाथ से पेपर लेकर देखने लगा। अबीर का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास है, मैंने कभी कोई पेपर साइन नहीं किए। अद्रिका ने उससे शांति से कहा, अबीर सिग्नेचर तो तुम्हारे ही है, और अब तुम्हारा और नैना का डाइवोर्स हो गया है, हमारी हो रही शादी पूरी तरह वैलिड है। अबीर ने नैना की तरफ देखा, नैना का प्लान कमजोर हो रहा था। दीपा ने नैना से कहा, अगर ऐसा है तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तभी दादी सा बोली, अरे
ये लड़की तो शुभ काम को बिगाड़ने के लिए बनी है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, हमारी परिवार की खुशियाँ छीनने आई है। नैना ने दादीसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दीपा से कहा, ये कागज झूठे हैं और मेरे साइन झूठे हैं। दीपा ने उससे कहा, देखिए नैना जी, हम सबूत पर विश्वास करते हैं। क्या आप इस कागज को झूठा साबित कर सकती है? क्या आप अपने डाइवोर्स को झूठा साबित कर सकती है? नैना ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। अद्रिका घबराहट में मन में बोली, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? नैना ने अबीर से कागज लिए और अपने सिग्नेचर दिखाते हुए बोली, मैं पढ़ी लिखी MBA ग्रेजुएटेड हूँ, मैं अंगूठा क्यों लगाऊंगी? ये कहकर उसने डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बोला, मेरे सिग्नेचर के जगह यहाँ अंगूठा लगा हुआ है। अद्रिका की आंखें बड़ी हो गई और केत की बुआ दादीसा के कान में बोली, अरे मासा, ये तो चालाक के साथ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। हमने अबीर के नकली दस्तखत ले लिए, पर नैना के दस्तखत न होने के कारण इसका अंगूठा लगाया। नैना अद्रिका के पास गई और उसकी बाजू पकड़ के दीपा के पास लेकर आई। अद्रिका ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे क्या कर रही हो? नैना ने दीपा के सामने अद्रिका को खड़ा किया और डाइवोर्स पेपर पर अंगूठे के निशान को दिखाकर अबीर से बोली, अबीर जी, सिग्नेचर पर लगी स्याही अब भी सूखी नहीं है, क्योंकि ये अद्रिका के अंगूठे के निशान है। कहकर उसने जबरदस्ती अद्रिका का अंगूठा आगे किया। दीपा के साथ आई उसके साथी और महिला मंडल ये देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दादीसा और केत की बुआ का तो सारा प्लान खराब हो गया। इस अबीर के नजरों में अद्रिका के लिए जो इज्जत थी वो सब खत्म हो गई। दीपा ने अद्रिका से कहा, कानूनी कागज पर नकली दस्तखत, इसके लिए हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अद्रिका ने डरते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। भुवनेश्वर प्रताप जी ने दीपा से गुस्से में कहा, अगर आपको अरेस्ट करना ही है तो अबीर को कीजिए, जिसने 2 दिन पहले नशे की हालत में मेरी बेटी के साथ। कहते हुए भुवनेश्वर प्रताप ने अपना सर झुका लिया। एक बाप क्या ही बोले। शादी में आए सभी मेहमान अबीर के बारे में बातें करने लगे। यकीन नहीं होता कि हुकुमसा ने ऐसा किया है। उस दिन सभा के सामने अपने नौकर हरिया की बेटी बबली को इंसाफ दिलाया और खुद ही नशे की हालत में एक लड़की के साथ। घोर कलयुग है, शेखावत परिवार ऐसी हरकत करेगा सोचा नहीं था। सोचना क्या है, जरूर ये हरकत की गई है, वरना आज ये मंडप, ये पंडित और ये हुकुमसा का दूल्हे का लिवाज ना होता। अबीर और पूरा शेखावत परिवार सब कुछ सुन रहा था। ताऊ सा तो शर्म से अपना सर झुकाए खड़े थे। तभी नैना ने सब पर चिल्लाते हुए कहा, बस, अब एक और शब्द नहीं। अगर अब किसी ने मेरे पति के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, आप लोग जानते ही क्या है मेरे पति के बारे में? नैना ने वहां आए सभी मेहमानों को घूर कर देखा। अबीर तो नैना को देख रहा था। उसे बाकी लोगों की कही हुई बातों का बुरा तो लगा, पर नैना जो उसके लिए खड़ी है ये देखकर अबीर के होठों पर एक मुस्कान आ गई। भुवनेश्वर जी ने अबीर से गुस्से में कहा, इतना सब कुछ करके भी तुम मुस्कुरा रहे हो। एक बात सुन लो अबीर, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो जेल मैं तुम्हें भेज कर रहूंगा। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे जहन्नुम में भी भेज देंगे तो भी मैं अपनी पत्नी नैना को नहीं छोड़ूंगा। पूरी महफिल में अबीर ने नैना के लिए ये शब्द बोले, नैना खुद हैरान रह गई। नैना एक टक अबीर को देखने लगी। अबीर नैना के पास आया और बोला, सोचा था गुड़िया को मां मिल जाए इसलिए शादी कर लेता हूं, पर नहीं पता था कि मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ लिखा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी पत्नी हो, और अब मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अबीर ने दिल से ये बात कही। अद्रिका खड़े खड़े जल भूनकर रह गई। नैना हैरान होकर अबीर को देखने लगी। क्या अबीर उसे प्रपोज कर रहा है? क्या उसका पति उसे इजहार कर रहा है? नैना को यकीन नहीं हुआ कि अबीर सिंह शेखावत जैसी पर्सनालिटी ऐसा कुछ कहेगी। ताऊ सा दिल से मुस्कुराए और अबीर बोले,
अबीर, ये बात तुम कुछ वक्त पहले समझ जाते तो आज अद्रिका नाम की दरार इस रिश्ते में नहीं आती। भुवनेश्वर ने दिग्विजय जी से गुस्से में बोले कहा, दिग्विजय, आखिर तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा शब्द कैसे बोल सकते हो? अबीर ने गलत किया है, वो जेल जाएगा। सविता ने आगे आकर रोते हुए कहा, देख क्या रही है दीपा जी, अरेस्ट करिए इसे। दीपा ने अबीर से कहा, माफ करे हुकुम सा, तहकीकात के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। पूरा शेखावत परिवार हैरान रह गया। ताऊ सा अब नहीं रुके और आगे आकर बोले, नहीं, आप अबीर को लेकर नहीं जा सकते हैं। देवकी जी रोते हुए आगे आई और अबीर से लिपट कर बोली, मुझे मेरे अबीर पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। पर दीपा अपना काम करने वाली थी। तभी एक आवाज आई, रुक जाइए दीपा जी। दीपा ने मुड़कर पीछे देखा तो वहां मीराक्ष एक वकील के साथ अंदर आया। वकील ने आगे आकर कहा, मैं आकाश अवस्थी, हुकुम सा का वकील। दीपा ने उससे पूछा, मुझे रोकने की वजह? आकाश अवस्थी ने कहा, भुवनेश्वर प्रताप और उनके परिवार का कहना है कि मेरे क्लाइंट अबीर सिंह शेखावत ने उनकी बेटी की कहकर उसने गला साफ करने का नाटक किया। और आगे कहा, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, मेरे क्लाइंट पूरी तरह से बेगुनाह है और अद्रिका जी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। अद्रिका ने रोते हुए कहा, आप कैसे कह सकते हैं, आप मुझे? कहकर अद्रिका रोने लगी। भुवनेश्वर ने आकाश पर भड़कते हुए कहा, तुम पूरे समाज में मेरी बेटी को झूठा साबित कर रहे हो। क्योंकि आपकी बेटी झूठी है, नैना ने जवाब दिया। नैना सबके सामने अद्रिका को झूठा कह रही थी। केत की बुआ ने दादी सा से कहा, माँ सा जल्दी कुछ करे, अगर अद्रिका का सच सबके सामने आया तो हमारा सच भी सबके सामने आएगा। दादी सा ने कुड़ते हुए कहा, ये छोरी बहुत तेज है, मुझसे तो संभाले नहीं संभल रही। सविता जी ने नैना से कहा, अगर एक शब्द भी हमारे बेटी के खिलाफ बोला तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। नैना ने उनसे कहा, अच्छा, मैंने कहा तो मेरी जुबान खींच लेंगे। और आप और आपका परिवार जो मेरे पति पर कीचड़ उछाल रहा है, उसका क्या? मामले को बढ़ते देखकर महिला मंडल की एक औरत ने नैना से कहा, नैना जी शांत हो जाइए। अगर आपके वकील के पास सबूत है तो वो साबित करके हम इनका मुंह बंद करवा सकते हैं। नैना ने वकील की तरफ देखा और कहा, वकील साहब दिखाइए इन्हें अद्रिका और अबीर जी की वर्जिनिटी रिपोर्ट। वर्जिनिटी रिपोर्ट? ये नाम सुनकर गांव वालों को समझ नहीं आया। अद्रिका की आंखें बड़ी हो गई, अरे, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। दादी सा ने तेज आवाज में पूछा, क्या कहा? कौन सी रिपोर्ट? मीराक्ष ने सबको बताते हुए कहा, वर्जिनिटी रिपोर्ट दादी, इस रिपोर्ट से साबित होता है कि भाई सा ने किसी के साथ कुछ किया है या नहीं। केत की बुआ ने सोचते हुए खुद से कहा, अगर रिपोर्ट से पता चलता है कि अबीर ने किसी को हाथ नहीं लगाया है तो इसका मतलब अबीर और नैना में अब तक कोई रिश्ता नहीं है। वकील साहब ने दीपा को रिपोर्ट दिखाकर कहा, ये 2 दिन पहले मेरे क्लाइंट मिस्टर अबीर सिंह शेखावत ने टेस्ट कराए थे। पार्टी के अगले ही दिन जाकर उन्होंने अपने टेस्ट कराए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। दीपा और उसके साथ आए पुलिस अधिकारी ने दोनों ही रिपोर्ट को देखा और दीपा ने भुवनेश्वर से कहा, ये रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी अब भी कुंवारी है, किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया है, इतना ही नहीं हुकुम सा भी अब तक कुंवारे है। ये सुनकर देवकी और दिग्विजय एक दूसरे को देखने लगे। देवकी जी ने मन ही मन कहा, अबीर और नैना की नोक-झोंक देखकर लगता था जैसे इनके बीच ढेर सारा प्यार है, पर शादी के 2 महीने बाद भी अबीर और नैना के रिश्ते में इतनी दूरी है। दिग्विजय जी ने मन ही मन अबीर की फिक्र जताते हुए कहा, माना कि अबीर का रिश्ता जबरदस्ती का था जिस वजह से उसने नैना के करीब जाने की कोशिश नहीं की, पर अब समाज में इस तरह ये बात सबके सामने आना, ये अच्छा नहीं है। ना जाने लोग अबीर और नैना को लेकर क्या क्या बातें बनाएंगे। भुवनेश्वर प्रताप जी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सविता ने अद्रिका की तरफ देखकर पूछा, अद्रिका ये सब क्या है? सच सच बता, उस वक्त कमरे में क्या हुआ था? भुवनेश्वर ने अद्रिका को घूरते हुए कहा, अद्रिका सच बताना, अगर आज मेरी इज्जत उछली तो समझ लेना।
अद्रिका को अब नैना पर गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि अबीर और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ है। सभी परिवार को शॉक लगा। भवनेश्वर प्रताप जी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अद्रिका के वजह से आज वो समाज के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नैना और अबीर ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। अद्रिका ने आगे नैना के लिए अपनी नफरत बयान करते हुए कहा, मैं बचपन से अबीर को चाहती थी। कुछ दिन के लिए मैं राजस्थान से बाहर क्या गई। शेखावत खानदान ने प्रताप खानदान से किया वादा तोड़ दिया। मेरा अबीर मुझसे दूर हो गया, मैं क्या करती। सविता जी ने एक थप्पड़ खींचकर अद्रिका को मारा। अद्रिका का सर झुक गया। सविता जी ने उसे डांटकर कहा, तेरी इतनी अच्छी परवरिश की, तुझे पढ़ने शहर से बाहर भेजा कि तू अपने बाबा का नाम करे, पर तूने अपनी इस करतूत से पूरे राजस्थान में उनका सर झुका दिया। अद्रिका ने गुस्से में कहा, आपको मेरे तकलीफ की परवाह नहीं, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, वो तो मुझे दादी और केत की बुआ ने भड़काया। अद्रिका के कहते ही सबकी नजर दादी और केत की बुआ पर आ गई। दादी सा और केत की बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी असलियत सबके सामने जो आ गई। मासा, आपने ऐसा किया? दिग्विजय जी ने हैरानी से पूछा। केत की बुआ ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई सा, अद्रिका झूठ कह रही है। नैना ने अभी तो कहा कि अद्रिका झूठी है। अद्रिका तुरंत अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर बोली, मुझे लगा था कि आप माँ बेटी की जोड़ी गिरगिट की तरह रंग बदलेंगी, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड किया। वहां मौजूद हर एक मेहमान और परिवार ने सुना कि कैसे दादी और केत की बुआ ने अद्रिका को भड़काया। दादी के पसीने निकलने लगे। अब सब कुछ साफ था। अबीर ने दादी सा और केत की बुआ की तरफ निराश से देखकर कहा, माँ बाप के चले जाने के बाद मैंने आप सबको अपना परिवार माना, और बदले में आप सब ने क्या किया? सिवाय धोखे के आपने मुझे क्या दिया? आप मेरी ही पत्नी को मुझसे दूर करने जा रहे थे। केत की बुआ ने अबीर से कहा, अबीर गलती हो गई, पर तुम अपनी पत्नी का बर्ताव अच्छे से जानते हो, कैसा सलूक करती है वो हमारे साथ। दादी सा ने अबीर से कहा, अबीर बेटा, अब भी वक्त है, इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ले, हमें अच्छी बहू मिल जाएगी। अबीर ने गहरी सांस ली, उसका गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। अबीर ने ऊंची आवाज में दादी और केत की बुआ से कहा, एक बात कान खोलकर सुन ले सब लोग, मेरी पत्नी नैना एक बहुत अच्छी बेटी है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी पत्नी है। अगर कोई अच्छा नहीं है तो सिर्फ आप दोनों। अबीर, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम कल की आई लड़की के लिए मुझे जवाब दे रहे हो? दादी सा ने गुस्से में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, आप औरत है, पर अफसोस कि आपके सीने में दिल नहीं है, अबीर ने दांत पिसकर कहा। नैना ने उसे रोकते हुए कहा, अबीर जी शांत हो जाइए, बात यही खत्म करते हैं, आप पर से सारे इल्जाम हट गए, ये काफी है मेरे लिए। नैना को चिंता थी कि बात ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। अबीर ने नैना से कहा, नहीं, आज सबके सामने इन्होंने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो, तो सबको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। मैं गांव का हुक्म होकर अगर अपनी पत्नी को सम्मान ना दिला सकूं तो क्या मतलब मेरे हुक्म होने का? रणविजय और देवेंद्र जी ने आगे आकर अबीर से कहा, बस अबीर, एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम अपनी मासा के खिलाफ। इतना कहकर रणविजय जी ने दिग्विजय जी से कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? दिग्विजय जी ने अपनी नजर फेरते हुए कहा, बात रिश्तों की नहीं है, सच और झूठ की है। दिग्विजय जी का ये बर्ताव रणविजय और देवेंद्र जी को पसंद नहीं आया। अबीर ने दीपा से कहा, मिस दीपा, अद्रिका ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं और इस साजिश में ये अकेले नहीं थी, इसलिए आप सभी को गिरफ्तार करें। दादी सा और केत की बुआ की आंखें बड़ी हो गई। केत की बुआ ने अबीर से कहा, देखो अबीर, तुम कहो तो हम नैना के पैर पर गिर जाएंगे, पर हमें जेल ना भेजो। अबीर, मैंने तुम सबको इतना प्यार दिया, उसके बदले में तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव। दादी ने नम आंखों से कहा। रणविजय जी और देवेंद्र जी भी अबीर को समझाने में लगे थे, पर अबीर ने किसी की ना सुनी। नैना ने अबीर का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में लेकर गई। नैना ने अबीर से कहा, अबीर जी, रिश्ते वैसी ही खराब है, अब इस उम्र में उन्हें जेल भेजकर आप रिश्ते खत्म ना करें प्लीज।
अबीर ने नैना से कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार फिर इनकी साजिश के चलते तुम्हें खो दूँ। नैना अबीर की आंखों में प्यार को देख रही थी। नैना ने अबीर से कहा, आपने मेरे लिए किया है, तो अब मैं ही कहती हूँ आपसे माफ कर दे सबको। अद्रिका को भी जेल ना भेजे। भवनेश्वर काका सा पहले ही शर्मिंदा है। अगर उनकी दहलीज की इज्जत जेल जाएगी तो एक बाप जीते जी मर जाएगा। ऐसा ना करे। नैना के समझाने पर अबीर आखिरकार मान गया। दीपा ने अद्रिका दादी केत की बुआ को छोड़ दिया पर जाने से पहले उन्हें धमका कर गई है कि अगर अगली बार से नैना के साथ कुछ हुआ तो पुलिस सबसे पहले उनका गला पकड़ेगी। मीराक्ष दिग्विजय जी, देवकी और श्री को लेकर हवेली चला गया। दादी और केत की बुआ सा रणविजय जी के घर चली गई। अबीर और नैना हॉस्पिटल में मीरा से मिलने निकल गए। हॉस्पिटल में मीरा अध्ययन को देख रही थी। मीरा के हाथों में लगी चोट के वजह से अध्ययन ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मीरा ने अध्ययन से पूछा, वैसी एक बात पूछूं? आपको कौन सी लड़कियां पसंद है? अध्ययन ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई लड़कियां नहीं पसंद। क्या कोई लड़की नहीं पसंद? हे भगवान, कही ठाकुर अध्ययन सिंह शेखावत वो तो नहीं। जैसी ही मीरा ने ये कहा तो अध्ययन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप करो, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? मीरा ने उसके हथेली को चूम लिया। अध्ययन ने हाथ हटाकर कहा, ये क्या बेहूदगी है? आप हाथ हटा भी तो रहे थे। और आप दूसरी लड़कियों को छोड़े और ये बताए मैं कैसी लगती हूँ आपको? मीरा ने शर्माते हुए पूछा। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के से ऐसे बात करते हुए, वो भी एक लड़की होकर? अध्ययन ने उसे डांट कर कहा। आप मुझसे शादी कर ले, फिर जब जब आप कहेंगे तब तब मैं शर्माऊंगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। शादी और तुम जैसी पागल से? बिल्कुल नहीं, अध्ययन ने फौरन मना करते हुए कहा। अगर ऐसा है तो कल से इतनी सेवा क्यों की जा रही है मेरी? मीरा ने चिढ़ते हुए पूछा और आगे बोली, साफ तौर से आपको मुझसे मोहब्बत है, इसलिए आपने उस गुंडे की चटनी बनाई और यहाँ मुझे खुद खिला रहे हैं। अध्ययन ने उससे कहा, तुमने भाभी सा की जान बचाई इसलिए। मीरा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तब भी आपको मुझसे ही शादी करनी होगी। क्या पता आप लोगों की दुश्मनी के चलते किसी दुश्मन ने मेरे हाथ पांव तोड़ दिए तो कौन करेगा मुझसे शादी? इसलिए आपको ही करनी पड़ेगी शादी। अध्ययन उसे हैरानी से देखने लगा, अजीब लड़की हो यार, हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। अब इस यार को प्यार बना लो, कर लो शादी। मीरा ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर आपके पीछे हूँ। अगले जन्म नहीं पर इस जन्म में तो हाथ मेरा थाम लो। अध्ययन का मन कर रहा था कि किसी दीवार में जाकर अपना सर फोड़ ले या मीरा की जान ले ले। उसने रोते हुए कहा, लेकिन मैं ही क्यों? मीरा ने मन ही मन कहा, अब कैसे बताऊं? अगर मेरे हाथ में वो टैटू ना होता तो आज मैं घमंडी आदमी को प्रपोज ना करती। मीरा ने उससे कहा, क्योंकि मुझे आपसे सच्ची वाली मोहब्बत है। मैं कैसे मान लूं? अध्ययन ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। मीरा को समझ में नहीं आया कि कैसे उसे यकीन दिलाए। मीरा ने उससे कहा, अगर मैंने आपको साबित कर दिया तो आप मुझसे शादी करेंगे। पहले साबित तो करो, अध्ययन ने एक एबरो चढ़ाकर कहा। पहले आप वादा करिए, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं कि आप मुझे हाँ करेंगे। मीरा ने होशियारी दिखाई। अध्ययन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अभी कहती हो कि प्यार है, अभी कहती हो कि भरोसा नहीं। झूठी कही की। अध्ययन जी, क्यों नखरे कर रहे हैं? मेरे जैसी सुंदर सुशील लड़की आपको पूरे राजस्थान में दिया लेकर भी नहीं मिलेगी। मीरा ने बच्चों की तरह कहा। अरे, तुम्हें तो मैं टॉर्च लेकर भी ना ढूंढूं। तुम्हारी हरकतों से मालूम पड़ रहा है कि सारी जिंदगी मुझे टॉर्चर झेलना पड़ेगा। अध्ययन ने मुंह बनाते हुए कहा। अध्ययन और मीरा की नोक-झोंक हॉस्पिटल में शुरू हो गई थी। अध्ययन ने ना जाने क्या क्या नहीं कह दिया था मीरा को। बेचारी मीरा, उसका चेहरा मासूम और बच्चों जैसा हो गया था। बाहर नैना ने अबीर से कहा, ये अध्ययन भाई सा आपकी तरह हो गए। लड़की इतना क्या प्यार करती है पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरे जैसा मतलब?
मैं तो समझ गया ना, कहकर अबीर ने नैना को पीछे से बाहों में पकड़ा तो नैना की आंखें लगभग बाहर आने को हुई। नैना एकदम से बोली, अबीर जी ये हॉस्पिटल है, छोड़े मुझे। अबीर ने नैना के कान में शरारती अंदाज में कहा, ठीक है ये हॉस्पिटल है पर रात को तुम्हें घर में रहना है, एक कमरे में। नैना ने अपना सर पीट लिया, कहीं आप भांग तो नहीं खा पी लिए है? ये अद्रिका के इल्जामों से आपको गहरा सदमा लगा है, जो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिंदगी में हो तो जिंदगी बहकी हुई लगने लगी है। नैना की आंखें बड़ी हो गई। आखिर अबीर इतना मीठा कब से बोलने लगा है? तभी मीरा ने अध्ययन से कहा, अध्ययन जी निकल जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, कहकर मीरा ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। अध्ययन ने कहा, तो मैं कौन सा शक्ल देखने के लिए मरा जा रहा हूँ? वो तो मुझे यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रुकना तो पड़ेगा। कोई है नहीं यहाँ, अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो मैं दुश्मन की हाथों से गोली खाकर मरना पसंद करूंगी। पर आपकी शक्ल देखकर मरी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए निकल जाइए यहाँ से, मीरा ने बहुत गुस्से में कहा था क्योंकि अध्ययन ने उसकी काफी बेइज्जती कर दी थी। तभी नैना और अबीर अंदर आए। नैना ने मीरा के पास आते हुए कहा, कैसी हो मीरा? कहते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ्रूट का बॉक्स साइड टेबल पर रखा। मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छी हूँ भाभी सा, आप बताइए आप कैसी है? और हुकुम सा दूल्हे के भेष में, क्या शादी हो गई? नैना ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने वक्त रहते सारे सबूत दिखाए और सब कुछ रोक दिया। नैना वहां की सारी घटना बताई, जिसे जानकर अध्ययन और मीरा हैरान थे। नैना ने मीरा से पूछा, वैसी तुम बताओ, तुम कारखाने में कैसी पहुंची? सबकी नजर मीरा पर थी कि मीरा कारखाने तक कैसी आई। उसे कैसे पता कि नैना कहाँ किडनैप है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस सड़क पर आपको किडनैप किया गया था मैं वहां पेड़ के पास थी। मैंने सब कुछ देख और सुन लिया था, पर मैं जानती थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए सामने नहीं आई। मैंने सबसे पहले उन गुंडों का पीछा किया ये जानने के लिए वो लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं। बाद में मैंने अध्ययन जी को कॉल किया, पर किसी ओवर स्मार्ट लड़के ने मेरी बात सुनी नहीं और फोन काट दिया, कहकर वो अध्ययन को घूरने लगी। हाँ तो मुझे क्या पता था कि तुम मुझे भाभी सा के बारे में बताओगी? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अध्ययन ने आंखें छोटी कर पूछा। पापा के फोन से निकाला था। क्या पता था इतनी जल्दी जरूरत पड़ जाएगी, कहकर मीरा ने मुंह बनाया। अबीर ने मीरा से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया मीरा, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था। तभी अध्ययन का फोन बजने लगा और वो बाहर चला गया। नैना ने अबीर से कहा, आप प्रतिष्ठा को यहाँ बुला लीजिए, मीरा को अच्छा लगेगा। अबीर नैना की बात समझता था कि वो उसे बाहर भेजना चाहती थी। अबीर के बाहर जाते ही नैना ने मीरा से पूछा, अब बताओ क्या चल रहा है? कहते हुए उसने कुछ फल निकले और काटने लगी। मीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब क्या चल रहा है? तुम्हारे और मेरे देवर के बीच क्या चल रहा है? दरवाजे पर मैंने सब सुना कि तुमसे इजहारे मोहब्बत कर रही थी, नैना ने उसे छेड़ते हुए कहा। मीरा ने सर झुकाकर बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, काहे का इजहार? उनके कान में तो जू तक नहीं रेंगी। उन्हें यकीन ही नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत को जलील कर दिया। नैना ने गहरी सांस ली और पूछा, ये बताओ तुम्हें मेरे देवर से प्यार हुआ कब? उस दिन श्री तुम्हें सबसे मिलवा रही थी। तुम पहली बार तो हवेली आई थी। पहली नजर का प्यार भाभी सा। पर आपके उस देवर की मेंढक जैसी आंखें इस प्यार को देख नहीं पा रही है। मीरा ने अध्ययन की बुराई की। मेंढक जैसी आंखें दोहराते हुए नैना जोर से हंस पड़ी। साथ में मीरा भी हंस पड़ी। नैना ने हंसते हुए कहा, तुम अध्ययन भाई सा को मेंढक कहती हो और मैं हुकुम सा को मोगली। क्या मोगली? मीरा ने हैरानी से कहा, जिस तरह हुकुम सा की पर्सनालिटी है उस तरह से वो राउडी नजर आते हैं,
ना कि मोगली। नैना ने हंसते हुए कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके हर साइड से वाकिफ हूँ। दुनिया के सामने शेर बनने वाला आदमी अपनी पत्नी के सामने चूहा बन ही जाता है, नैना ने फुल एटीट्यूड में कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल भाभी सा ये बताइए कि मैं उस मेंढक जैसी आंखों वाले आपके देवर को कैसे मनाऊं? कैसी यकीन दिलाऊं प्यार में? तुम उनके दिल में प्यार का एहसास करा दो, इसके लिए मेरे पास आइडिया है। कहकर उसने मीरा को अपना प्लान सुनाया तो मीरा ने कहा, मेरे और उस मेंढक के बच्चे आपको खूब दुआएं देंगे। मीरा और नैना बातें कर रही थी कि अध्ययन अपनी गोद में प्रतिष्ठा को लेकर आया। प्रतिष्ठा के गोद में बड़ी चॉकलेट देखकर नैना ने अध्ययन से कहा, तुम इसकी आदत बिगाड़ रहे हो। बिगड़ जाए, आप है ना इसे संभालने के लिए। कहकर उसने प्रतिष्ठा को नैना की गोद में दिया। अपनी माँ की गोद में आते ही प्रतिष्ठा ने शिकायत करनी शुरू कर दी। माँ सा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने खाना भी नहीं खाया। कहकर प्रतिष्ठा ने लगभग रोना शुरू कर दिया। क्या तुमने खाना नहीं खाया? नैना चौंक गई। उसकी ये बेटी उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। नैना ने उसे चुप कराया, फिर उसे कुछ फल खिलाए। दूसरी तरफ अबीर घने जंगल के बीच में आया और वहां अचानक ही गायब हो गया। अबीर इस वक्त जमीन के 20 फुट नीचे था। वहां का माहौल काफी खतरनाक था। अबीर अपने बनाए हुए नर्क में आया। वहां अबीर के कई सारे आदमी बंदूकें लेकर मौजूद थे। अबीर ने बाली को बुलाया और पूछा, तो किसका नाम लिया उन्होंने? बाली ने अबीर से कहा, हमने उन्हें मारकर उनकी हालत खराब कर दी है। उन्होंने ये सब अद्रिका के कहने पर किया। अद्रिका का जिक्र सुनकर एक बार फिर अबीर की मुट्ठी कस गई। अबीर ने बिना वक्त गवाए बाली से कहकर उनके हाथ कटवा दिए, वो हाथ जिससे उन गुंडों ने नैना को छुआ था। अबीर ने बाली से कहा, अद्रिका पर नजर रखो और भुवनेश्वर प्रताप पर इतना दबाव बनाओ कि वो जल्द से जल्द अद्रिका की शादी करवा दे। मैं उस लड़की को अब और नहीं देखना चाहता हूं। कहकर अबीर वहां से निकल गया। शाम के वक्त सिंह परिवार शेखावत हवेली आया था। चंद्रशेखर जी ने दिग्विजय से कहा, अबीर ने पूरी महफिल में नैना का साथ दिया है, ये देखकर अच्छा लगा। दिग्विजय जी ने कहा, अब ईश्वर करे दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। शोभा जी ने देवकी जी से उनकी तबीयत का हाल चाल लिया। नैना, श्री, वंदना भाभी सब वही इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तभी मीराक्ष ने श्री से पूछा, आज क्या खाने में बनाने वाली हो? श्री कुछ कहती उससे पहले नैना बोल पड़ी, हमसे क्या पूछना, जो खाना बनाएंगे उनसे पूछो। नैना की बात किसी को समझ में नहीं आई। अध्ययन ने पूछा, क्यों भाभी सा, आज आप लोग खाना नहीं बनाएंगे? मासा तो बीमार है। हमने कब कहा कि सासू माँ खाना बनाएंगी? नैना ने कहा। तो खाना बनाएगा कौन? मीराक्ष ने पूछा। आज खाना बनाएंगे राजस्थान के हुकुम सा अबीर सिंह शेखावत। नैना ने बड़ी शान से अबीर का पूरा नाम लेते हुए कहा, जिसे सुनकर सब लोग हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगे। अबीर भी दबे पाव वहां आ गया और उनकी बातें सुनने लगा। अबीर ने मन ही मन कहा, ये मेरी पत्नी मेरा नाम लेकर कौन सी सभा चला रही है, जरा सुनो तो। कहकर वो शांति से सुनने लगा। चंद्रशेखर जी, दिग्विजय जी, शोभा जी, देवकी जी सब शांति से अबीर और नैना की होने वाली नोक-झोंक का मजा लेने लगे। अध्ययन ने हैरानी से कहा, भाभी सा, आप भाई सा किचन में काम करवाना चाहती है? भाई सा नहीं मनाने वाले हैं। मीराक्ष ने कहा, कैसा लगेगा राजस्थान का शेर किचन में खाना बनाएगा? श्री ने नैना से अविश्वास जताते हुए कहा, भाभी सा आप मजाक कर रही है। वंदना ने नैना से कहा, पत्नी के होते हुए पति क्यों खाना बनाएगा? अरे एक मिनट मुझे कुछ बोलने तो दे। कहकर नैना ने गहरी सांस ली। नैना ने श्री को देखकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। नैना ने मीराक्ष से कहा, तुम उन्हें शेर कहना बंद करो। उनकी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद तुम उन्हें शेर बोल रहे हो। नैना ने वंदना से कहा, भाभी सा, जब पति पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है
तो किचन में भी खाना खा सकता है। नैना ने अध्ययन से कहा, अगर तुम्हारे भाई सा ने आज खाना नहीं बनाया तो रसोई में होंगी हड़ताल। समर्थ ने नैना का साथ देते हुए कहा, वाह, इसे कहते हैं असली शेरनी। आज तो राजस्थान के हुकुम सा को बावर्ची बनते देखने में मजा आएगा। कहकर वो पीछे पलटा ही था कि उसकी नजर अबीर पर जा टिकी, जो खजाने वाली नजर से सबको घूर रहा था। समर्थ तुरंत नैना की तरफ पलटा और अबीर का साथ देते हुए नैना से बोला, नैना कैसी बात कर रही हो? अबीर सच्चा मर्द है, वो किचन में नहीं जाएगा, उनको जाना पड़ेगा। क्यों ताऊसा? कहकर उसने दिग्विजय जी की तरफ देखा तो वहां अबीर को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। नैना की ऐसी हालत पर सबने उस तरफ देखा तो वो भी डर गए। अबीर ने गला साफ करते हुए कहा, तो मेरे घर पर हड़ताल की तैयारी की जा रही है। नैना ने जल्दी से ना में सर हिलाया और मीराक्ष, अध्ययन, समर्थ, वंदना श्री ने सबने हाँ में सर हिलाया। अबीर ने कड़कती आवाज में कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? तुमसे 2 मीठी बातें क्या कर ली? खुद को झांसी की रानी समझने लगी। मैं रानी बन भी गई तब भी मेरी एक बार शादी हुई होंगी। पर आपका क्या? आप खुद को शाहजहां समझकर एक से ज्यादा शादी करने चले तो उसका क्या? नैना ने मुंह बनाकर कहा। अब जब सारी बात खत्म हो गई तो उसका जिक्र क्यों? अबीर ने फिर पूछा। सही कहा आपने, सब कुछ खत्म हो गया, पर मेरा क्या? मुझे जो टॉर्चर झेलना पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा? जाहिर सी बात है आपको इसकी भरपाई करनी है, और 1 महीने तक रात की रसोई आपकी। नैना ने फरमान सुना दी। मैं नहीं बनाऊंगा, अबीर ने उसे आंखें दिखाकर मना किया। तो मैं वापस चली जाऊंगी सिंहेवली, नैना ने मुंह बनाकर कहा। तुम जाकर तो दिखाओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, अबीर ने धमका कर कहा। नैना ने दिग्विजय जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो दिग्विजय जी ने फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि घर में मैं अभी जिंदा हूं, और एक ठाकुर होने के नाते मेरा फैसला नैना के पक्ष में है। अबीर अगले 1 महीने तक खाना बनाएगा। ताऊसा, अबीर ने हैरानी से कहा। सबके होठों पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। दिग्विजय जी ने उससे कहा, देख क्या रहे हो, जाओ जाकर उठाओ कलछी बेलन। सब लोग अबीर पर हंसने लगे। अबीर ने नैना को घूर के देखा। तभी अबीर को महसूस हुआ कि किसी ने उसका कुर्ता खींचा। अबीर ने नीचे देखा तो वहां प्रतिष्ठा मौजूद थी। प्रतिष्ठा ने मासूम आवाज में कहा, बापू सा हम गाजर का हलवा खाएंगे, वो जरूर बनाना। देवकी जी ने हंसते हुए कहा, लो अब तो प्रतिष्ठा ने भी खाने का ऑर्डर दे दिया। अबीर ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। उसकी बेटी आजकल अपनी माँ की तरफ हो गई है, जो अपनी माँ के लिए घर छोड़ने को भी तैयार हो गई। अबीर ने प्रतिष्ठा को गोद में लिया और उससे कहा, तुम भी माँ की तरह ऑर्डर देने लगी हो, तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, कहकर उसने उसे गाल पर किस कर दिया। दिग्विजय जी ने अबीर से कहा, तुम्हारे चंद्रशेखर काका आए हैं, कुछ अच्छा बनाना। अबीर ने प्रतिष्ठा को नीचे उतारा और मुंह बनाकर कहा, फैसला सुनाया है तो खाने का ऑर्डर भी दे दीजिए। नैना ने तपाक से कहा, मैं हूं ना ऑर्डर देने के लिए। इतना कहकर उसने कई सारे डिश के नाम बताए। अबीर ने कुर्ते हुए कहा, तुम एक बार रूम में आओ। अबीर किचन की तरफ जाने लगा तो मीराक्ष और अध्ययन की वुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। इसलिए अबीर ने उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाते हुए बोला, तुम दोनों को हमेशा मुझसे कुछ सीखना होता है, तो आज सीखो खाना कैसे बनता है। अरे भाइया, मुझे काम है, मीराक्ष ने बहाने बनाकर कहा। अध्ययन ने समर्थ की बाजू पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए बोला, साले साहब आइए और शादीशुदा जिंदगी का मजा लीजिए। समर्थ ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे छोड़ो मुझे, पर बेचारा समर्थ भी किचन में चला गया। उनके जाते ही सब हंस पड़े। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।